सभी को नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हिंदी के अंदर हम वाक्य भेद के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शब्दों का जो सार्थक समूह होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। और वाक्य भेद दो तरह के होते हैं, एक अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, एक रचना के आधार पर वाक्य के भेद। कक्षा 9 का जो पाठ्यक्रम है उसमें अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला भेद है, उसको हम कहते हैं विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं, इसको हम साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। विधानवाचक वाक्य वह होता है जिस वाक्य में किसी कार्य के करने की या होने की हमें सूचना मिलती है, वह वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, बालक विद्यालय जा रहा है, मम्मी काम कर रही है, पापा घर जा रहे हैं। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो विधानवाचक वाक्य में आते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, अब यहाँ पे कोई काम होने की हमें सूचना मिल रही है तो ये विधानवाचक वाक्य है। उसी तरह से वर्षा हो रही है तो यह भी विधानवाचक वाक्य है। तो विधानवाचक वाक्य वह होता है जिस वाक्य में कार्य के होने की हमें सूचना मिलती है। जैसे बादल गरज रहे हैं, तो क्या इसमें हमें कोई सूचना मिल रही है? इसमें हमें बादलों के गरजने की सूचना मिल रही है, इसलिए वाक्य किस तरह का होगा? विधानवाचक वाक्य होगा। इसके बाद अगला भेद है वो है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य में क्या होता है कि निषेध का अर्थ ही क्या है, जिसको आप अंग्रेजी में नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो निषेध का अर्थ होता है मना करना, नकारात्मक। तो जिस वाक्य में कार्य के नहीं होने का बोध होता है, जिस वाक्य में हमें यह पता चल, जो नकारात्मक वाक्य होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, वो निषेधवाचक होता है। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, अगर यही वाक्य ऐसा होता मैंने दूध पिया, तो ये वाक्य विधानवाचक होता। अब यहाँ है मैंने दूध नहीं पिया, तो दूध नहीं पीने का बोध हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर इसे हम कौन सा वाक्य कहेंगे? निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। तो निषेधवाचक वाक्य के लिए आपको ध्यान में रखना है कि जिन वाक्यों में कार्य न होने का भाव प्रकट होता है या जिस वाक्य में कार्य के नहीं होने का भाव प्रकट होता है उसे हम कौन सा वाक्य कहेंगे? निषेधवाचक वाक्य। जैसे छात्र पुस्तक नहीं पढ़ता, छात्र बाहर नहीं जाता, हम घर से बाहर नहीं जाते, तो ये सारे के सारे वाक्य हैं वो निषेधवाचक है। जैसे यहाँ पे दिए गए हैं मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, तो ये वाक्य निषेधवाचक है। जैसे ऊपर का वाक्य आपने देखा था जिसमें आपको बताया था कि मम्मी खाना बना रही है, तो वो विधानवाचक वाक्य है और उसको हम निषेधवाचक में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? मम्मी खाना नहीं बना रही, तो ये निषेधवाचक होगा। बालक घर से बाहर खेलते हैं, तो ये कौन सा वाक्य होगा? ये होगा विधानवाचक वाक्य। और बालक घर से बाहर नहीं खेलते, तो ये कौन सा हो जाएगा? निषेधवाचक वाक्य। उसके बाद वाक्य का जो अगला भेद है वो है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक भी कह सकते हो, आज्ञा सूचक भी कह सकते हो। तो जिस वाक्य में हमें कोई आज्ञा दी जाती है, कोई प्रार्थना हो, कोई उपदेश हो, कोई सुझाव हो, उन वाक्यों को हम आज्ञावाचक वाक्य में लेते हैं या उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम घर जाओ, तुम बाहर जाओ, तो यहाँ आज्ञा दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ये आज्ञावाचक वाक्य में आएंगे। जैसे बाहर जाकर फल ले आओ, तो यहाँ पे आदेश दिया गया है। तो जिस वाक्य में कोई आज्ञा हो, आदेश हो, प्रार्थना हो, ये सारे वाक्य आज्ञावाचक में आएंगे। जैसे बड़ों का सम्मान करो, तो ये वाक्य भी कैसा होगा? आज्ञावाचक है। जैसे आपको घर पे आप बैठे हो, आपको पापा कहते हैं जाओ एक गिलास पानी लाओ, तो वो भी क्या है? आज्ञावाचक है। तुम वहाँ बैठो, वो भी आज्ञावाचक है। तुम अपना काम करो, वो भी आज्ञावाचक है। तो इस तरह के वाक्य आज्ञावाचक होते हैं। उसके बाद है अगला वाक्य है वो है प्रश्नवाचक वाक्य।
प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य से ही आपको इसके अर्थ का पता चल रहा होगा। बहुत ही सरल वाक्य का भेद है ये। प्रश्नवाचक वाक्य जहाँ पे किसी तरह का प्रश्न किया जा रहा है, किसी तरह का क्वेश्चन किया जा रहा है, तो वो कौन सा है? प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है या प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है या प्रश्न पूछने का बोध होता है, उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम घर पे क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, मम्मी आज क्या बना रही है, पापा आज क्या कर रहे हैं, भैया क्या कर रहा है। तो ये सारे वाक्य प्रश्नवाचक है। जैसे यहाँ पे दिए गए दो वाक्य हैं, इनको आप ध्यान से देखिए। सीता तुम कहाँ से आ रही हो, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, तो ये कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक जो वाक्य होता है उसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह है, वो अवश्य होना चाहिए। तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या कह रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम घर कब आओगे, तुम बाहर कब जाओगे। तो इस तरह के जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक वाक्य में आते हैं। विद्यालय कब खुलेगा, तो ये सारे वाक्य प्रश्नवाचक है। उसके बाद है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्यों में क्या होता है कि जिन वाक्यों से किसी आशीष यानी आशीर्वाद, शुभकामना आदि का ज्ञान हो, उसे हम क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, तो हम किसका भला चाह रहे हैं, अच्छे की कामना कर रहे हैं, तो ये क्या है? इच्छावाचक वाक्य है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये उम्र नहीं होकर के उम्र है। ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको सही कर लेना कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। इसको मैं सही कर देता हूँ। इसको यहाँ आपको सबसे पहले ये माफ़ी चाहता हूँ, आपका कुछ समय लग रहा है इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से, तो इसको थोड़ा सा आप कर लेना सही कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। उसके बाद किसी भी तरह की, जैसे मान लीजिए आप किसी को जन्मदिन की शुभकामना देते हो, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, आप परीक्षा में पास हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये सारी शुभकामनाएं, इस तरह के जो वाक्य होते हैं शुभकामना से संबंधित, वो सारे वाक्य किस में आते हैं? इच्छा सूचक वाक्य में आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला जो वाक्य है वो है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य से ही आपको पता चल गया होगा कि संदेह, जिसको आप इंग्लिश में डाउट कहते हो, उसी को हम हिंदी में संदेह कहते हैं। तो संदेहवाचक वाक्य वह होता है जिस वाक्य में किसी तरह का कोई संदेह हो, किसी तरह की कोई संभावना हो, उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद 3 तारीख बाद लॉकडाउन खुल जाए, तो यहाँ पर हमें संभावना है कि अगर स्थिति अच्छी रहेगी तो ये लॉकडाउन खुल जाएगा और पहले वैसी की वैसी स्थिति हो जाएगी। तो इसमें अभी इन स्थितियों को देख के ऐसे लगता है कि भाई पहले वाली स्थिति होने में समय लगेगा, तो संदेह है। तो जहाँ पर शायद आ जाए, जहाँ पे संभवतः आ जाए, जहाँ पे हो सकता है आ जाए, तो वहाँ पर वो वाक्य कौन सी श्रेणी में आएंगे? संदेहवाचक वाक्य की श्रेणी में आएंगे। जैसे शायद शाम को वर्षा हो, कन्फर्म नहीं है कि वर्षा हो, निश्चितता नहीं है, केवल संभावना है, तो इसलिए ये संदेहवाचक है। इसमें संदेह है, हो भी सकती है वर्षा, नहीं भी हो सकती है। वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम, तो यहाँ भी देखिए अनिश्चितता बनी हुई है, संभावना है, संदेह है, इसलिए यह भी क्या है? संदेहवाचक वाक्य है। हो सकता है राजेश आ जाए, तो यहाँ भी एक संभावना है, संदेह है, ये भी संदेहवाचक है। संभवतः वह आज आएगा, संभवतः कल वर्षा होगी, संभवतः आज कुछ अच्छा होगा, संभवतः आज हम
खेलेंगे। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिसमें किसी तरह की संभावना प्रकट की जाती है, वे सारे वाक्य किस में आएंगे? संदेहवाचक या संदेह सूचक वाक्य में आएंगे। उसके बाद आपको ये अगला जो वाक्य है जिसको हम कहते हैं विस्मयवाचक वाक्य, ये जो विस्मयवाचक वाक्य होता है, विस्मय का अर्थ ही होता है, विस्मय से संबंधित जो वाक्य होते हैं। अब आप इसको अलग अलग करके देखिए। विस्मय का जो बोध कराता है, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। तो जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों का बोध होता है, यानी इनकी अभिव्यक्ति होती है, उनको हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। ये क्रोध है, इसके आगे कोमा लगा लेना, यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गई छोटी सी, तो इसको थोड़ा दूर कर लेते हैं अभी एक बार। तो आदि की अभिव्यक्ति होती है जिन वाक्यों में या जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है, उन्हें हम विस्मयवाचक वाक्य या विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे पहला वाक्य आप देखिए, वह कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पर आश्चर्य की अभिव्यक्ति हमें हो रही है। उसी तरह से शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो यहाँ पर भी देखिए, इसके अंदर भी जो हम भावों को व्यक्त कर रहा है ये, अब भाव आश्चर्य के भी हो सकता है, घृणा का भी हो सकता है, क्रोध का भी हो सकता है, शोक का भी हो सकता है, हर्ष का भी हो सकता है, यानी खुशी का भी कोई भाव हो सकता है, उत्साह का भी भाव हो सकता है, कोई भी भाव हो सकता है। तो विस्मयादिवाचक वाक्य होते हैं या विस्मयवाचक वाक्य होते हैं, वो भावों को व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पे जो भाव लिखे गए हैं, आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक, इन्हीं का नहीं करते हैं। इनके अलावा जितने भी भाव होते हैं, ये तो है ही, इनके अलावा ये जो मुख्य थे इसलिए यहाँ पे लिखती है। तो इनको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई मैच हो रहा है और आप लोग मैच जीत जाते हो, तो आप कहोगे अरे वाह, हम मैच जीत गए, अरे वाह, हमारी टीम मैच जीत गई। तो ये क्या भाव है? खुशी का भाव है। तो जो भी ऐसे वाक्य होते हैं जो आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों को व्यक्त करते हैं, उसको हम विस्मयादिवाचक वाक्य या विस्मयादि बोधक वाक्य या विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। उसके बाद अगला जो वाक्य है, और जो इस श्रृंखला का जो अंतिम वाक्य का जो भेद है, वो है संकेतवाचक वाक्य। अब संकेतवाचक वाक्य कौन से होते हैं? संकेत का अर्थ होता है शर्त, कंडीशन। जिन वाक्यों में कंडीशन होती है, शर्त होती है, यानी एक वाक्य की क्रिया दूसरे वाक्य की क्रिया पर निर्भर होती है, वहां पर वो वाक्य किस में आएंगे? संकेतवाचक वाक्य में आएंगे। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे। तो सफल होने के लिए कंडीशन रखी गई है, शर्त रखी गई है। क्या शर्त है? कि परिश्रम करना। तो यहाँ पर जहाँ एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, जैसे सफल होने के लिए क्या जरूरी है? परिश्रम करना जरूरी है। तो एक अगले दूसरे वाक्य की क्रिया पहले वाक्य की क्रिया पर निर्भर है। यदि परिश्रम नहीं करोगे तो सफल भी नहीं होंगे। तो जहाँ एक कार्य का होना या एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, या जिस वाक्य में किसी तरह की कोई कंडीशन रहती है, शर्त रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे। उसी तरह से पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। तो अच्छा कब होता? पिताजी आते तो यहाँ पे ये कंडीशन रह गई, पिताजी आते तब अच्छा होता। उसी तरह से देखिए, अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। तो फसल होगी ये किस पर एक कौन सी शर्त पर है, कौन सी कंडीशन पे अच्छी फसल होगी? अगर वर्षा होगी तो यहाँ पे फसल होने की क्रिया है वो किस पर निर्भर है? वर्षा होने पे निर्भर है। अगर वर्षा होगी तो ही फसल अच्छी होगी। यदि हम लॉकडाउन का पालन करेंगे तो कोरोना वायरस समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देखिए, कोरोना वायरस समाप्त हो जाएगा, भारत कोरोना मुक्त हो जाएगा। कैसे मुक्त होगा? यदि हम लॉकडाउन का पालन करेंगे। तो ये वाक्य है वो संकेतवाचक वाक्य में आते हैं। और आप लोगों को इससे छोटे से वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है।
और आशा है आपके समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो आप इससे संबंधित कोई भी आपको कोई कहीं भी कोई किसी तरह का डाउट हो रहा है तो आप उसको नोट करके रख लें। जब भी विद्यालय रीओपन होगा उस समय इस चैप्टर को हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेंगे ताकि आप और अच्छे ढंग से उस समय कर सको। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको।